हेलो गाइस, आज के वीडियो में अपन स्टडी करने जा रहे हैं गेरार्ड मेनली हॉपकिंस यानी जीएम हॉपकिंस के बारे में। इसमें हम इनके बारे में कुछ जो रियल फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे जो इनकी लाइफ से रिलेटेड हैं। और यह वीडियो एक इंट्रोडक्शन के तौर पे है। जो इनका लाइफ पीरियड है वो 1844 से लेके 1889 तक रहा है। तो देखते हैं अपन इसके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो जानते हैं। About the poet, हॉपकिंस was born 18 जुलाई 1844। इनका जन्म था वो 1844 का हुआ था स्टार्टफोर्ड इसेक्स। His father was also Manly Hopkins, who had written some poems as well as a couple of books on marine insurance। इनके पिताजी भी एक राइटर थे, उन्होंने मेराइन इंश्योरेंस पे कुछ पोएम्स लिखी और कुछ बुक्स भी लिखी थी। हिज मदर कैथराइन वाज इंटरेस्टेड इन जर्मन फिलोसफी। इनकी माँ थी कैथराइन, उनका जो इंटरेस्ट था वो जर्मन फिलोसफी में था। बोथ पेरेंट्स वर डीपली रिलीजियस हाई चर्च एंग्लिकन्स। और इनके जो माता पिता थे वो हाईली रिलीजियस को फॉलो करने वाले थे, धर्म के कट्टर फॉलोअर थे। वो चर्च एंग्लिकन्स के नाम से जाने जाते थे। कैथरीन सिस्टर थी मैरिया स्मिथ गिब्रेन, टॉट हर नेफ्यू गेरार्ड यानी जीएम हॉपकिंस को उन्होंने भी स्केच करना सिखाया था, जो इनकी मासी थी वो। हिज अर्ली एम्बिशन वाज टू बिकम अ पेंटर पोएट लाइक डीजी रोजेट्टी। यानी इनकी जो अगर अर्ली विश की बात करें तो ये सबसे पहले क्या बनना चाहते थे, पेंटर, जो कि ये डीजी रोजेट्टी थे उनकी तरह पेंटर बनना चाहते थे, पेंटर पोइट। हॉपकिंस won the poetry prize in 1860 at हाईगेट स्कूल। इन्हें हाईगेट स्कूल में थे जब उन्हें 1860 में पोइट्री प्राइज मिला था। 1863 he was admitted to Balliol College, Oxford, where he fell under the influence of men like Walter Pater, Ruskin and William Morris। जब वो कॉलेज में उन्होंने बैलियोल कॉलेज में एडमिशन लिया था तो वहाँ पर इन पे जो प्रभाव, इनके सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो वॉल्टर पेयर, रस्किन एंड विलियम मॉरिस थे। बट आफ्टर अ फ्यू ईयर और सो ही बिकेम इंटीमेट विद अ ग्रुप ऑफ एंग्लो कैथोलिक इंटेलेक्चुअल्स। बाद में कुछ वर्ष के बाद, 1 या 2 वर्ष के बाद, इन पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव था, सबसे ज़्यादा उनके जो जानकार हो गए थे वो एक ग्रुप था एंग्लो कैथोलिक इंटेलेक्चुअल्स का। यानी कुछ विद्वान लोग थे जो एंग्लो कैथोलिक को बिलोंग करते थे, उनसे इनका अच्छा रिलेशन हो गया था। उसके बाद इनकी एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप रही थी रॉबर्ट ब्रिजेज के साथ, जो कि बाद में पोएट लॉरेट बनते हैं यूनाइटेड किंगडम के। वाच वुड बी इम्पोर्टेंट टू हिज डेवलपमेंट एज अ पोएट एंड इन इस्टेब्लिशिंग हिज पॉस्थ्यूमस अक्लेम, जो कि इनकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट अदा करते हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण ये एक पोइट के रूप में जाने गए। और इनकी जो डेथ के बाद जो पोएम का पब्लिकेशन था वो इन्हीं के द्वारा ही किया गया था, रॉबर्ट ब्रिजेज के द्वारा। इन 1864 हॉपकिंस फर्स्ट रीड जॉन हेनरी न्यूमैन अपोलोजिया प्रोबियासुआ। ये उन्होंने फर्स्ट रीड करी थी 1864 में, विच डिस्कस द ऑथर्स रीजन्स फॉर कन्वर्टिंग टू कैथोलिसिज्म। हाईली ये रिलीजियस फॉलोअर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो फैमिली थी वो रिलीजियस में ज़्यादा विश्वास करने वाली थी। तो सबसे पहले इन्होंने हेनरी न्यूमैन को पढ़ा था, जो इनकी बुक थी प्रोबियासुआ, जो कि डिस्कस करती थी कन्वर्टिंग टू कैथोलिज्म की, कैथोलिज्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। 2 वर्ष के बाद न्यूमैन हिमसेल्फ रिसीव्ड हॉपकिंस इनटू द रोमन कैथोलिक चर्च। 2 वर्ष के बाद न्यूमैन ने खुद हॉपकिंस को रोमन कैथोलिक चर्च में प्रवेश दिला दिया था। हॉपकिंस सून डिसाइडेड टू बिकम अ प्रीस्ट हिमसेल्फ। कुछ टाइम बाद ही हॉपकिंस ने खुद को एक प्रीस्ट बनाना सोच लिया था कि खुद क्या बनना चाहते थे, एक प्रीस्ट बनना चाहते थे। इन 1867 ही एंटर्ड अ जेसुइट नोविशिएट नियर लंदन। यानी 1867 में उन्होंने प्रवेश कर लिया था एक नोवाइस के तौर पर नियर लंदन, एक चर्च का नाम है, एक चर्च में ये प्रवेश कर लिया था।
एट दैट टाइम उसी समय ही बोर्ड टू राइट नो मोर अनलेस इट वर बाय द विश ऑफ माई सुपीरियर्स। उस टाइम जब उन्होंने एंटर किया था तो इस टाइम उन्होंने लिखना बिल्कुल छोड़ दिया था, स्टॉप कर दिया था। हॉपकिंस वांट ऑल द पोइट्री, और इन्होंने ऐसा कहा जाता है कि अपनी सारी पोइट्री जो लिखी थी पहले सबको जला दिया था। बट नॉट राइट पोएम्स अगेन और 1875 तक इन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखा था, और जो कुछ लिखा था वो सारा का सारा इन्होंने जला दिया था, ऐसा कहा जाता है इनके बारे में। He spent 9 years in training at various Jesuit houses throughout England. इन्होंने लगभग 9 years स्पेंड किए एज नोवाइस के तौर पर रिलीजन को जाना। ही वॉज ऑर्डेन्ड इन 1877। फाइनली 1877 में इनको प्रीस्ट का दर्जा दिया गया एंड फॉर द नेक्स्ट 7 years, और फिर अगले 7 वर्ष तक इन्होंने अपने कर्तव्य को, अपनी टीचिंग को अच्छी तरीके से निभाया और प्रीचिंग करी, उपदेश दिया लंदन, ऑक्सफोर्ड, लिवरपूल, गैल्सो एंड स्टोनीहर्स्ट। इन जगह इन्होंने अपना उपदेश है वो दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि एक प्रीस्ट रहे हैं अपनी लाइफ में। इन 75 हॉपकिंस बिगेन टू राइट अगेन आफ्टर जर्मनशिप। 1875 में इन्होंने खुद फिर से लिखना शुरू कर दिया था जब एक घटना हुई थी जर्मनशिप की, द ड्यूट्स लैंड, ये शिप का नाम है, जो कि रैक्ड ड्यूरिंग अ स्टॉर्म एट द माउथ ऑफ थेम्स रिवर, यानी थेम्स रिवर में ये जहाज था वो क्रश हो गया था। तो इस घटना से इन्होंने फिर से लिखना प्रारंभ कर दिया था। मैनी ऑफ द पैसेंजर्स इंक्लूडिंग 5 फ्रांसिस्कन नन्स डाइड। इस शिप में बहुत सारे यात्री मारे गए थे और जिनमें इंक्लूड थी फ्रांसिस्कन नन्स जो भी मारी गई। ऑल्दो कन्वेंशनल इन थीम, हॉपकिंस पोएम द रैक ऑफ द ड्यूट्स लैंड, ये पोएम इन्होंने राइट करी थी इस घटना से आहत होकर। इंट्रोड्यूस्ड व्हाट हॉपकिंस कॉल्ड स्प्रिंग रिदम, इसमें इन्होंने स्प्रिंग रिदम का यूज किया है। By not limiting the number of slack or unaccented syllables, Hopkins allowed for more flexibility in his lines and created new acoustic possibilities. इनकी जो लाइन में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई मिलती है हमें, और इन्होंने एक नई संभावित लाइंस खोजने की कोशिश करी। इनकी खुद की एक अलग लाइंस इन्होंने खुद क्रिएट करी और एक अलग प्रकार की टर्म इन्होंने निकाली थी। In 1884, he became a professor of Greek at the Royal University College in Dublin. He died 5 years later from typhoid fever, 8 June 1889. His last words on his deathbed were, "I am so happy, I am so happy, I loved my life." यानी 1884 के जब ये प्रोफेसर बने थे ग्रीक रॉयल यूनिवर्सिटी कॉलेज में डबलिन में, तो उनके 5 साल बाद ये टाइफाइड से बीमार हो गए और 1889 को इनकी डेथ हो जाती है। और जब ये बेड रेस्ट पे थे तब इन्होंने कहा था, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आई लव्ड माई लाइफ, मैंने अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा प्रेम किया था। ही वॉज 44 ईयर्स ऑफ एज, और 44 वर्ष की एज में इनकी डेथ हो गई थी। ऑल्दो हिज पोएम्स वर नेवर पब्लिश्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, हिज फ्रेंड पोइट रॉबर्ट ब्रिजेज edited a volume of Hopkins' poem that first appeared in 1918. मैंने पहले भी कहा था कि इनके लाइफ में एक भी पोइम पब्लिश नहीं होती। जो इसका फ्रेंड था रॉबर्ट ब्रिजेज, इन्होंने ही इनकी पोइम को पब्लिश कराया था। पहली बार कब आई थी? 1918 में। इन 1930 सेकेंड एडिशन अपीयर्ड बाय चार्ल्स विलियमसन विद एडिशनल पोइम, और दूसरा एडिशन आया था 1930 में। द थर्ड एडिशन एनलार्ज्ड विद द नोट्स ए बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन बाय W.H. गार्डनर केम आउट इन 1948. इट वाज रिवाइज्ड विद एडिशनल पोएम इन 1956। ये प्रकार इस 1948 में थर्ड एडिशन आया था। किसकी हेल्प से आया था? W.H. गार्डनर की हेल्प से। द फोर्थ एडिशन इंक्लूडिंग ऑल नोन पोएम्स एंड फ्रेगमेंट्स बाय W.H. गार्डनर वाज पब्लिश्ड इन 1967 एंड रिप्रिंटेड इन 1997। और फोर्थ एडिशन जिसमें W.H. ऑल नॉन पोइम्स और फ्रेगमेंट, जो भी उनकी नॉन पोइम्स थी वो सब इसमें इंक्लूड करी गई थी बाय W.H. गार्डनर के द्वारा, जो कि 1967 में आया था फोर्थ एडिशन।
और जिसको पुनः रिप्रिंट किया गया था 1970 में। तो ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे। और यहाँ पे मैंने इनकी कुछ पोएम्स वगैरह जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं वो यहाँ पे दे रखी हैं, कलेक्शन थे उनके। अर्ली पोएम्स 80-60 लेके 75 तक बात करें, इन्होंने बीच में जब ये एज अ प्रीस्ट यानी जो एज अ नोविशिएट के रूप में रहते तो ड्यूरिंग दैट टाइम इन्होंने लिखना बंद कर दिया था। तो अर्ली पोएम्स द एस्कोरिया टू ऑक्सफोर्ड द हैबिट ऑफ परफेक्शन, ये इनकी अर्ली पोएम्स मानी जाती हैं। पोएम्स ड्यूरिंग 76 से लेके 89 तक ये लिखी थी इन्होंने। द रैक ऑफ डचलैंड ये 1875 में लिखी गई थी, इसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। गॉड्स ग्रैंड्योर, द विंडो, पाइड ब्यूटी, फेलिक्स रेंडल, ये सारी इंपॉर्टेंट पोएम है, एग्जाम्स की देती है। तो अपन इनमें से मोस्ट ऑफ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये था जीएम हॉपकिंस के बारे में, यानी गेरार्ड मैनली हॉपकिंस, जो कि विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते हैं और एक अच्छे कवि माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है इन्होंने जैसा सपना अपनी लाइफ के बारे में देखा था ऐसा ही इन्होंने अपना जीवन स्पेंड किया। और ना छोटी सी उम्र में ही ये चले गए, इनकी जो है डेथ हो जाती है टाइफाइड से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।